कहाँ तक हो गया था? अच्छा, हेडिंग डाले में रॉल्स लॉ ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये था ना हेडिंग? जो भी लोग हेडिंग नहीं डाले हैं हेडिंग डाल दीजिए। रॉल्स लॉ ऑफ, अरे हिस्सा नहीं समाप्त होगा। आए हम भी। रॉल्स लॉ ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के लिए जो लॉ था वही लॉ इसके लिए भी। जैसे जैसे, और कल हम आपको समझाए भी थे कि जैसे जैसे मोललिटी बढ़ती चली जाती है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी बढ़ता चला जाता है। इसी को स्टेटमेंट के रूप में लिखेंगे, लिखे तो फटाफट साथ लिखेंगे। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट is directly proportional to molality of the solution। यानी हम कह सकते हैं कि डेल्टा टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोललिटी। बताइए मोललिटी को हम किस चीज़ से डिनोट करते हैं? स्मॉल एम से। डेल्टा टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एम, ऐसा लिख सकते हैं। हो गया। देखो आगे, यहाँ से ऐसा चलिएगा। ये पूरा का पूरा थ्योरी जो है बेसन इन बॉइलिंग पॉइंट के जैसा है, तो आप पीछे पढ़े एक्ट वही, सब बहुत अंतर। तो डेल्टा टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ था मोललिटी के, ये आप लिखे हुए हैं पीछे। यहाँ से बताइए हम लिख सकते हैं डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू एम। वहाँ पर याद कीजिए कांस्टेंट के भी आया था। यहाँ पर कांस्टेंट आता है, इसको हम लोग बोलते हैं, वो था मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। इसको कहा जाता है मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। वो एलिवेशन कांस्टेंट था, ये क्या है? डिप्रेशन कांस्टेंट। का एक और नाम था इवेलियोस्कोपिक कांस्टेंट, इसका एक और नाम होता है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। आप ये याद रखिएगा, मोलल डिप्रेशन, या इसी को क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहा जाता है। कांस्टेंट के बारे में बताया गया, नाम है इसमें। और देखिए डेल्टा टी एफ को हम लोग लिख सकते हैं टी नॉट एफ माइनस टी एफ बराबर के एफ। तो हम बताइए ऐसा लिख सकते हैं? ये भी तो लिख सकते हैं, टी नॉट एफ माइनस टी एफ इक्वल टू के एफ इन, मोललिटी को मोल पर केजी लिख सकते हैं। मोल किसका और केजी किसका? बोलिए। मोल सॉल्यूट का और केजी सॉल्वेंट का। अरे यहाँ तक
हो गया लिखा हुआ। अब बताइए यहाँ पर मोललिटी के बदले हम A इंटू 1000 बाई बी इंटू एम भी ना लिख सकते हैं? तो आगे लिख दीजिए तो वो वाला। यहाँ से लिखा जा सकता है टी नॉट एफ माइनस टी एफ इक्वल टू के एफ 1000 बाई बी इंटू एम। फाइनल इक्वेशन है। इक्वेशन की आपको बार बार जरूरत पड़ेगी, प्रैक्टिकल बनाने में सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़। ए क्या है, बी क्या है, एम क्या है, ये सब बात आप पहले से ऑलरेडी जान रहे हैं। टी नॉट एफ क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। और टी एफ क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। के एफ क्या है, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट इसको बोलते हैं। ये क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम। और बी क्या है, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। एम क्या है, मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट। क्लियर है यहाँ तक? साथ साथ चलिए, हम इंतजार नहीं करेंगे आपका कि आप उतारे कि नहीं उतारे, कि ये बात बिल्कुल पीछे वाले थ्योरी के जैसा है। मंडे से जो नया थ्योरी स्टार्ट होगा उसमें फिर नॉर्मल बातें होंगी धीरे धीरे। इधर देखिए, यहाँ से इस टी नॉट एफ को हम यदि उधर भेज दें तो ये इक्वेशन क्या बनेगा, सही है, माइनस टी एफ इक्वल टू के एफ इन 2000 बाई बी इंटू एम माइनस टी। बोलो भाई ऐसा होगा या नहीं? माइनस को यदि उधर कर दीजिए तो जो माइनस में, जो प्लस में है वो माइनस में बदल जाएगा, जो माइनस में है वो प्लस में बदल जाएगा। यहाँ से टी एफ बराबर क्या होगा, माइनस के एफ टू ए इंटू 1000 बाई बी इंटू और प्लस। आप याद कीजिए यहाँ जब टी बी हुआ करता था और वहाँ जब टी नॉट बी हुआ करता था तो ये साइन प्लस के साथ था के बी के साथ, लेकिन यहाँ पर साइन कैसा आ गया है, माइनस। अब ये माइनस किस किस चीज गड़बड़ करेगा, आप इसको सुनिएगा ध्यान से। किसी भी सॉल्वेंट के लिए का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है यह एक कांस्टेंट टर्म है। जैसे वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट हमेशा 0 डिग्री से ही होगा, लेकिन उस वाटर में थोड़ा चीनी मिला दीजिए, थोड़ा और चीनी मिला दीजिए, थोड़ा और चीनी मिला दीजिए, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, लगातार उसका फ्रीजिंग पॉइंट चेंज होता रहेगा। तो ये इस बात को साबित करता है कि सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट एक कांस्टेंट टर्म नहीं है, ये सॉल्यूट के अमाउंट के बढ़ने घटने से बदलता रहेगा। लेकिन यदि हम सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें तो वो तो एक फिक्स चीज है, तो ये एक कांस्टेंट टर्म है। के एफ, के एफ भी एक कांस्टेंट टर्म है, इसका तो नाम ही है कांस्टेंट, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। तो टी नॉट एफ कांस्टेंट है, के एफ कांस्टेंट है, बचा तीन चीज ए बी और एम। अब हम क्या करेंगे, ये तीनों वैसे तो वेरिएबल है, लेकिन हम क्या करेंगे अभी कुछ को कांस्टेंट करके कुछ रिलेशन देखेंगे, ऐसा काम आप पीछे भी किए हो। यदि बी और एम को कांस्टेंट कर दिया जाए, यानी वेट ऑफ सॉल्वेंट हर जगह समान रहे, मॉलिक्यूलर वेट हर जगह समान रहे, सिर्फ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को बदला जाए, बताइए ए के ज्यादा होने से टी एफ पर असर पड़ेगा या नहीं असर पड़ेगा? कि बाकी सब तो कांस्टेंट है, बाकी हर चीज कांस्टेंट है, ए वेरी वेरी कर रहा है, मतलब अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को आप बदल रहे हैं, तो इसका सीधा असर किस पर पड़ेगा, टी एफ पर, यानी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन पर। बताइए कैसे असर पड़ेगा, ए ज्यादा होगा तो टी एफ कम होगा, पर कम होगा क्योंकि साइन क्या लगा हुआ है, माइनस। आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, देखिए इधर, इसको देखिए आप, इस पूरे टर्म को आप देख रहे हैं, इसमें टोटल इधर गुना लगा हुआ है और साइन कैसा है, निगेटिव। आप ए का जितना बड़ा मान यहाँ रखते जाइएगा ओवरऑल इसका मान उतना ही ज्यादा छोटा हो जाएगा। इसका मतलब है कि ए का मान ज्यादा तो टी एफ का मान कम, यानी जितना ज्यादा सॉल्यूट आप डालिएगा सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट उतना ही कम होता चला जाएगा। क्या ये बात पहले नहीं पढ़े हैं आप? यही तो आप पढ़े कि थोड़ा चीनी डालिएगा तो थोड़ा घटेगा, और चीनी डालिएगा और घटेगा, और चीनी डालिएगा और घटेगा, यही बात तो कल बता रहे थे। तो यहाँ से ये माइनस क्या करता है, ऊपर वाले के साथ उल्टा संबंध कर देता है और नीचे वाले के साथ सीधा संबंध कर देता है। अच्छा ये माइनस नहीं रहता तो ए के बढ़ने से टी एफ बढ़ता, ए के घटने से टी एफ घटता, और बी के बढ़ने से टी एफ घटता और बी के घटने से टी एफ बढ़ता, नीचे वाले के साथ उल्टा संबंध हो जाता।
लेकिन चूंकि ये माइनस लगा हुआ है इसीलिए थोड़ा ये उल्टा कर रहा है बात को। यहाँ से हम कह सकते हैं कि टी एफ जो है वह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, ए के। दूसरा कह सकते हैं यदि हम ए और एम को कांस्टेंट कर दें और बी पर बात करें तो हम कह सकते हैं टी बी जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, बी के। और यदि हम ए और बी दोनों को कांस्टेंट कर दें और सॉल्यूट को ही बदल दें, सॉल्यूट के बदलने से उसका मॉलिक्यूलर वेट चेंज हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि जो टी एफ है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मॉलिक्यूलर वेट के। मतलब मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा तो टी एफ ज़्यादा, मॉलिक्यूलर वेट कम तो टी एफ कम। अब ये बात जो हम पढ़े ये क्यों पढ़े, इसका क्या कारण है। यदि आप इस आपसे एक ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, आप ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी एक बार किए हुए हैं। ये क्वेश्चन है, करिए तो इसको। कल संडे है, कल न्यूमेरिकल का क्लास होगा 8 से 9, मात्र 1 घंटे का सेशन होगा। कि वो रह गया था, याद कीजिए। ख्याल है जी। ठीक है। जो नॉर्मल हुआ। हाँ तो कल 8 से 9 फिर से सेशन चलेगा, न्यूमेरिकल सेशन। और केवल 1 ही घंटे का होगा क्योंकि 1 घंटे का ही क्वेश्चन है, उससे ज़्यादा आज भी कुछ क्वेश्चन आपको मिलेगा तो आप कल करके आइएगा। कल भर क्लास कंप्लीटली लाइव रहेगा। मंडे से लाइव और वीडियो सारा रोक दिया जाएगा। रिकॉर्डिंग होगा लेकिन प्राइवेट मोड में। आगे बढ़े, क्वेश्चन लिखिए तो। लिखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन फ्रॉम फ्रीजिंग पॉइंट पर 10% वेट बाय वेट सॉल्यूशन, 10% वेट बाय वेट सॉल्यूशन। ऑप्शन 10% वेट बाय वेट सॉल्यूशन। ऑप्शन नंबर डी ऑल हैव। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। देखो 10% वेट बाय वेट कह दिया सब में, इसका मतलब आपको नहीं लगता है कि ए और बी दोनों का मान कांस्टेंट कर दिया। ए का मान कितना, ए का मान 10, बी का वैल्यू, बी का वैल्यू 90। तो बोलने में इतना टाइम काहे लगाते हैं आप लोग का प्रोसेसर थोड़ा स्लो चलता है क्या जी। सब में ए का मान 10 हो जाएगा, बी का 90 हो जाएगा। चूंकि 10% वेट बाय वेट का तो मतलब ही होता है 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन कंटेंट 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, सॉल्वेंट 90 हो जाएगा, सॉल्यूट हो जाएगा, तब ना 100 होगा पूरा जोड़ के। ए और बी सब में कांस्टेंट हो गया। अब देखिए ग्लूकोज है, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 180, यूरिया का 60, शुगर का 342। अभी तुरंत आप पढ़े हैं टीएफ जो होता है ये डायरेक्टली होता है मॉलिक्यूलर वेट का। मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा तो टीएफ ज़्यादा, टीएफ मतलब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। और मॉलिक्यूलर वेट कम तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कम। यहाँ पर किसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे कम है,
सबसे कम, आपसे मिनिमम पूछ रहा है, मिनिमम फ्रीजिंग पॉइंट, सबसे कम फ्रीजिंग पॉइंट किसका होगा। तो हम देखेंगे कि सबसे कम किसका है। यूरिया का मोलिकुलर वेट सबसे कम है, तो यूरिया का फ्रीजिंग पॉइंट भी सबसे कम होगा। इसी में क्वेश्चन यदि आपसे मैक्सिमम पूछ देता तो 342, तब शुगर सॉल्यूशन हो जाए। क्लियर है ये, करेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इस तरह की बातें जरूरी है जो यहाँ नीचे बताया गया था। और इस पर काफ़ी ज़्यादा डिटेल डिस्कशन पिछला लेक्चर में हुआ था, वो जब आप बॉइलिंग पॉइंट वाला थ्योरी पढ़ रहे थे। तो यहाँ पर उतना ज़्यादा हम क्लियर नहीं करेंगे, क्योंकि आपका ऑलरेडी क्लियर है ये, समझना होगा समझ लीजिए। हटाओ इसे। चेंज करें, मीनिंग डालेंगे यूनिट ऑफ के एफ। अरे नहीं क्या हम भी, मैं कहो तो उतरे। यूनिट ऑफ के एफ, डेल्टा टी एफ बराबर आप पढ़े हैं के एफ इंटू एम। बताइए डेल्टा टी एफ क्या है। डेल्टा टी एफ दो टेम्परेचर का डिफरेंस है। दो टेम्परेचर का डिफरेंस टेम्परेचर ही है, तो जो टेम्परेचर का यूनिट होगा वही ना डेल्टा टी एफ का यूनिट होगा। ये यूनिट या तो डिग्री सेल्सियस होगा या फिर केल्विन होगा। बराबर के एफ, मोललिटी का यूनिट मोल पर के जी। यहाँ से बताइए के एफ का यूनिट डिग्री सेल्सियस में लीजिएगा, क्या आ जाएगा, डिग्री सेल्सियस के जी पर मोल, या यही आ जाएगा केल्विन के जी। आप याद कीजिए एग्जैक्ट सेम है ये केबी के जैसा। आया ना, वहां पर बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस था, यहाँ फ्रीजिंग पॉइंट का डिफरेंस है। बॉइलिंग पॉइंट भी एक टेम्परेचर है, फ्रीजिंग पॉइंट भी एक टेम्परेचर है यूनिट में। का मतलब हुआ कि के एफ का यूनिट और केबी का यूनिट दोनों आपस में सेम होता है, इक्वल होता है। है ना? आगे हम लोग पढ़ेंगे वैल्यू ऑफ के एफ। लिखते जाइए सर, वैल्यू ऑफ के एफ। डेल्टा टी एफ इक्वल टू हम लोग पढ़े के एफ इंटू, जरा बताइए तो यहाँ, यदि एम का वैल्यू 1 हो जाए तो क्या होगा, बोलिए। डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू 1, इट मीन्स डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू, आप याद करो कुछ ऐसा ही बात ना डेल्टा टी वी बराबर के वी पर हुआ था। सुनिए, डेल्टा टी एफ को हम बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और के एफ को बोलते हैं मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। ये दोनों सेम चीज हो जाता है कब, जब सॉल्यूशन का मोललिटी 1 हो तब। तो यहां से हम कह सकते हैं कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ही मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट है, या मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट ही डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, बशर्ते कि सॉल्यूशन की मोललिटी कितनी हो, 1। तो यहाँ से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कुछ इस तरह से, देखिएगा इधर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ मोलल सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट और क्रायोस्कोपिक, आया ना।
ये तो इसका डेफिनेशन आपसे पूछेगा तो डेफिनेशन आपको यही लिखना पड़ेगा। डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ मोलल सॉल्यूशन। मोलल सॉल्यूशन मीन जिस सॉल्यूशन का मोललिटी 1 हो। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग ऑफ मोलल सॉल्यूशन इज कॉल्ड डिप्रेशन मोलल डिप्रेशन आधा। मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट और क्रायोस्कोपिक। नीचे रो देके लिखेंगे वैल्यू ऑफ केएफ डिपेंड्स ऑन ऑफ एंड सॉल्वेंट। देखो अलग अलग सॉल्वेंट का नेचर अलग अलग होता है, इसीलिए अलग अलग सॉल्वेंट के लिए केएफ का वैल्यू भी अलग अलग होता है। ये बात भैया आप लिख दीजिए। डिफरेंट सॉल्वेंट हैज डिफरेंट वैल्यू ऑफ केएफ। अलग अलग सॉल्वेंट का केएफ का वैल्यू भी अलग अलग होता है। क्लास कब, आप ये क्लास बंद कब हुआ है कि जब आप ये पूछ रहे हैं कि क्लास कब चल रहा है, तब तब आप क्लास बंद जब हुआ था वो नहीं पता। लास्ट क्लास में होते तो पता होता ये सब। ये तो लाइव भी मिल रहा है मंडे से, ये भी नहीं मिलेगा। चलिए स्टार लगाइए, हियरिंग डालिए वैल्यू ऑफ केएफ फॉर वाटर। एक मिनट एक मिनट रुकिए। Value of- अच्छा आप याद कीजिए वैल्यू ऑफ केवी फॉर वाटर, इसका कैलकुलेशन हम लोग किए थे। कितना आया था वैल्यू, याद करो। 0.52। आगे यूनिट केल्विन केजी पर मोल। इस तरह से केबी का हमने वैल्यू निकाला था। आप याद कीजिए ये कंप्लीटली एक्सपेरिमेंटल वे था। एक्सपेरिमेंट से ही इसको निकाला जा सकता है, यहाँ कोड पर कॉपी कलम पर इसको निकाला नहीं जा सकता है। कुछ डाटा को हाँ हम दिखा सकते हैं कि देखो लैब में तुम जाओगे ये सब करोगे तो केएफ का वैल्यू निकले। जैसे एक बार लैब में जाइए, एक बर्तन लीजिए और इस बर्तन में 1 kg वाटर ले लो। याद करो वहां पर 1 kg वाटर को लेके हम इसको बॉईल कर दिए थे, हमको बॉइलिंग पॉइंट मिला था केबी निकालने के लिए। इस बार क्या करना है, बॉईल नहीं करना है, इस बार फ्रीज कर देना है इसको। ये फ्रीज हो जाएगा कितना पर, 0 डिग्री सी पर। ये वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री से, और इसी को ना हम लोग टी नॉट, इसी को ना हम लोग टी नॉट एफ से सूचित करेंगे। बोलिए हाँ या ना। अब आप क्या कीजिए, इसमें डाल दीजिए 1 मोल यूरिया। अब 1 मोल यूरिया डालेंगे तो बन जाएगा ये सॉल्यूशन।
सॉल्यूशन बन जाएगा तो दोबारा फिर से इसको फ्रीज कीजिए। दोबारा जब आप फ्रीज, अच्छा एक बात बताइए, टी नॉट एफ 0 डिग्री सी होता है, ये आप जानते हैं? कब से जानते हैं? बहुत पहले से। अंदाजा भी नहीं होगा कि कब से जानते हैं। ऐसा थोड़ी है कि आज हम आपको बताए तो आप जाने, इससे पहले भी आप वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट। लेकिन क्या आपने इस फ्रीजिंग पॉइंट के सत्यापन के लिए, प्रूफ के लिए कुछ किया आपने क्या? कभी आप गए लैब? किताब में लिखा हुआ है मान लिए, और किताब में वही लिखा हुआ है जो होता है, जो सही चीज़ें हैं। इसी प्रकार अभी आपको एक और बात मान लेना पड़ेगा। जब आप 1 kg वाटर में 1 मोल यूरिया डालिएगा और ये एग्जैक्ट डालिएगा जितना कहा गया है उतना, तो आप पाइएगा कि उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट आता है वो आता है 1 - 1.86। क्या आएगा आपको कितना डिग्री से? बताइए। 0 डिग्री सी फ्रीजिंग पॉइंट था, आपने थोड़ा सा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट घट गया। देख रहे हैं, -1.86 मतलब घटा है ना फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये दोनों वैल्यू एक्सपेरिमेंटल है, जो आप एक्सपेरिमेंट करके निकाल सकते हैं लैब में जाकर। खैर, बताइए यदि आप ऐसा करते हैं तो मोललिटी सॉल्यूशन का कितना हो जाएगा? 1। हाँ या ना? मोल बाई केजी, मोल भी 1 है, केजी भी 1 है। अब यहाँ से आप जो थ्योरी पढ़े आप उस थ्योरी पर जाइए। आप क्या पढ़े हैं? डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू, डेल्टा टी एफ को क्या लिख सकते हैं तो टी नॉट एफ माइनस एफ। एक चीज देखो, डेल्टा टी एफ बराबर होता है टी नॉट एफ माइनस टी एफ, और डेल्टा टी वी बराबर होता है टी वी माइनस टी नॉट वी। बाद में अभी तो पढ़ रहे हो तो नहीं कन्फ्यूजन होगा, बाद में कन्फ्यूजन हो जाता है कि किस में कौन पहले था और कौन बाद में। इस कन्फ्यूजन को ध्यान में रखने के लिए, जो बड़ा रहेगा वो पहले रहेगा, जो छोटा रहेगा वो बाद में। जैसे टीवी और टी नॉट वी में कौन बड़ा होता है? टीवी पहले होगा, टी नॉट वी बाद में होगा। टी नॉट एफ और टी एफ में कौन बड़ा होता है? टी नॉट एफ सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा बड़ा होता है। इस तरह से याद रख सकते हैं, बराबर के एफ इंटू एम। बताइए यहाँ से टी नॉट एफ का वैल्यू कितना? 0। टी एफ का वैल्यू कितना? देखिए माइनस यहाँ पहले से है और ये वैल्यू भी निगेटिव है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं -1.86 बराबर के एफ गुना मोललिटी का वैल्यू कितना? 1। यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, के एफ बराबर हो जाएगा 86, 1.86। और यूनिट तो आप अपने मन से डाल दीजिए। ये डिग्री सेल्सियस में भी इतना आएगा, केल्विन में भी इतना आएगा, ये आ जाएगा केल्विन केजी पर मोल। आप याद कीजिए, आपको एक बात बोला गया था कि वाटर का कुछ वैल्यू आप याद रखो। याद है? आपको बोले थे वाटर का वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, वाटर के केवी का वैल्यू, वाटर का मॉलिक्यूलर फार्मूला, वाटर का इक्विवेलेंट वेट, वाटर का मॉलिक्यूलर वेट, वाटर का एन फैक्टर, वाटर का डेंसिटी, वाटर का केवी वैल्यू, वाटर का केएफ वैल्यू, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। ये सब क्वेश्चन आपको देगा कभी नहीं, या कभी गलती से दे दे तो समझिए बहुत बढ़िया, लेकिन देता होता नहीं है। जैसे सॉल्वेंट के रूप में वाटर मान लीजिए काम कर रहा है, और आपको लगेगा कि यहाँ पर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट दिया ही नहीं, हम सॉल्व कैसे करें? तो वाटर जब जब सॉल्वेंट के रूप में रहेगा फ्रीजिंग पॉइंट देगा नहीं, वो चीज़ आपको अपनी तरफ से रखना पड़ेगा। और ये वैल्यू कितना होता है फ्रीजिंग पॉइंट? 0 डिग्री से। वाटर के लिए के एफ का मान हो सकता है क्वेश्चन दे दे, लेकिन मैक्सिमम केस में नहीं दिया हुआ रहता है। वाटर का के एफ मान कितना होता है? 1.86। तो ये दो वैल्यू फिर इस टॉपिक के लिए आपको याद रखना पड़ेगा। आप वहाँ वाटर के लिए बॉइलिंग पॉइंट 1 डिग्री से याद रखे थे, वैल्यू 0.52 याद रखे थे, वैसे यहाँ पर के एफ का मान, इस वैल्यू को याद रखिएगा, आप कर लीजिए। हम ये सिर्फ बता दिए आपको कि इसका कैलकुलेशन आप कैसे करते हैं एक्सपेरिमेंट्स। आ जा सकता है। जी में आप दिए थे तो अभी तक नहीं उतरा है क्या जी? नहीं उतरा है तभी तो आप वहाँ है, नहीं तो आते क्लास में बैठ के पढ़ते। अच्छा आप याद कीजिए, केवी का वैल्यू निकालने का एक डायरेक्ट फॉर्मूला था, RT²/1000 LV। उसी प्रकार केएफ को निकालने का भी एक डायरेक्ट फॉर्मूला है।
उस दोनों फॉर्मूला को करेंगे तो टॉपिक समाप्त हो जाएगा। चैप्टर खत्म होगा, तुरंत टेस्ट होगा। टेस्ट में कम नंबर मिलने पर पीठ फाड़ दिया जाएगा, अभी बता दिए हैं। ध्यान रखिएगा, पढ़ाई लिखाई जो सारे वैस कर रहे हैं ना आप लोग। गार्जियन को फोन करेंगे सो अलग। जो दो लड़का बैठा रहता है ऑफिस में, सारा सूचना पहुंचाएगा आपके रिजल्ट का, कि आपके बच्चों को पढ़ाया है, 100 नंबर का टेस्ट हुआ था, 5 नंबर लाया है, और जीरो भी आएगा, जीरो भी रहेगा। दूसरा सुन लो ना, जितना रेगुलर टेस्ट होगा ना, सब में निगेटिव मार्किंग रहेगा, माइनसों में आएगा तुमको ना। वो जो अटकर पछे लगे चाहिए होते है, मार दिए सी, बोलो बजरंग बली की डी, तो होने वाला नहीं है। बजरंग बली का गदा पड़ेगा माथा पर। देखिए तो, इसको नोट करके लिख लीजिए, इसकी जरूरत आपको पड़ सकती है। एफ निकालने का एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है RT² 5000, याद कीजिए तो, अरे अल्लाह बंद करो। RT² 1000, वहां पर एल भी लिखे थे, एल भी यहाँ नहीं होता है, वो था हीट ऑफ वेपोराइजेशन, यहाँ होता है LF, ये है हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है, पर ग्राम। आर्क तो जान ही रहे हैं, T है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इन केल्विन यूनिट, और ये जो LF है ना, ये है हीट ऑफ फ्यूजन पर ग्राम। यदि हीट ऑफ फ्यूजन कैलोरी में दिया तो आर का मान 2 रखेंगे, हीट ऑफ फ्यूजन यदि जूल में दिया तो आर का मान 8.31 रखेंगे। अब हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है ये समझिए। 1 ग्राम वाटर को वेपर में बदलने के लिए जो हीट जरूरत पड़ेगा उसको हम लोग कहेंगे हीट ऑफ वेपोराइजेशन, और 1 ग्राम आइस जो कि सॉलिड स्टेट में है, उसको लिक्विड में बदलने में जो एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, जो हीट देना पड़ेगा, उसी को कहा जाता है हीट ऑफ फ्यूजन। समझ में आया बात? वहां पर हम लोग लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट कर रहे थे, क्योंकि बॉइलिंग हो रहा था। यहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट है, यहाँ पर 1 ग्राम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ हीट की आवश्यकता होती है, उसी को हम बोलते हैं हीट ऑफ फ्यूजन। यहाँ पर ग्राम का बात हुआ, इसीलिए यहाँ फिजिक्स लिखा गया। यदि यहीं पर मोल का बात होता तो वो किस में कन्वर्ट कर जाता है? केमिस्ट्री में। तो पर मोल कैसे होगा? आप मोलिकुलर वेट से नीचे डिवाइड कीजिएगा, मोलिकुलर वेट ऊपर गुना में बदल जाएगा, ये हो जाएगा MRT² 1000। ये जो LF होता है फिजिक्स में, उसी को हम लोग केमिस्ट्री में डेल्टा एच FUS कहते हैं, डेल्टा एच फ्यूजन उसको बोला जाता है, जिसको हम हिंदी में और ये इंग्लिश में मतलब पूरा यदि बोलें तो इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन कहते हैं। इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन या हीट ऑफ फ्यूजन पर मोल उसको कहा जाता है। वो जो होता है वो हम लिख देते हैं। ये लिख चुके हैं आप क्या? ये नहीं लिखे हैं? लिख लीजिए तो इसको, इसको लिख लीजिए, और दूसरी साइड इसका दूसरा जो बात है वो लिख लीजिए, केमिस्ट्री। KF बराबर होगा MRT² 1000 डेल्टा एच। देखिए इधर क्या लिखा हुआ है, यहाँ देखो, ये लिखा हुआ है डेल्टा एच इस तरह से, और FUS नीचे में इस तरह से, तो बोलते हैं डेल्टा एच फ्यूजन। इसका पूरा नाम है इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, और हीट ऑफ फ्यूजन वो था पर ग्राम, ये क्या है? पर मोल। और M क्या है? M है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, और डेल्टा HF क्या है? हीट ऑफ फ्यूजन पर मोल। क्वेश्चन में जब आपको हीट ऑफ फ्यूजन देगा तो आप देख लीजिएगा वो पर ग्राम में दिया हुआ है या पर मोल में दिया हुआ है। पर ग्राम में दिया हुआ है तो इस फॉर्मूला से चलेंगे, और पर मोल में यदि दिया हुआ रहे तो इस फॉर्मूला से। एफ का मान
कल का क्लास 8 से 9 चलेगा। न्यूमेरिकल का जो पीछे बचा हुआ है वो, और फ्रीजिंग पॉइंट अभी कॉपी बंद मत कीजिएगा। फ्रीजिंग पॉइंट में 2 न्यूमेरिकल है, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 66 और शायद 67 है। एक कीजिए तो असाइनमेंट, ये दोनों बना के लाइएगा। क्वेश्चन नंबर चेक कर लिए? फ्रीजिंग पॉइंट वाला क्वेश्चन क्या है, नंबर क्या बताइए? 66 और 67। उस क्वेश्चन को बनाने में आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, इसको लिख लीजिए तो, इस दोनों को लिखिए तो। देखो एक एक कंपाउंड होता है ग्लाइकॉल, जिसका फॉर्मूला ये होता है, मॉलिक्यूलर वेट जोड़ेंगे ना तो 62 आएगा। और एक कंपाउंड होता है ग्लाइसेरॉल, ये वाला कंपाउंड होता है, और इसका मॉलिक्यूलर वेट जोड़िएगा ना तो 92 आएगा। आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, एनसीईआरटी बनाएंगे तो भी, असाइनमेंट बनाएंगे तो भी। इस कंपाउंड को लिख लीजिए मॉलिक्यूलर फार्मूला और मॉलिक्यूलर वेट के साथ। देख लो, जोड़ लो ना, हो सकता है कि कुछ गलत है क्या जी। 62 होगा ग्लाइकॉल का मॉलिक्यूलर। 12 इंटू 224 हो जाएगा, 16 इंटू 232 हो जाएगा, 2 4 2 6, 10 2 12। हो गया? आप याद कीजिए, ये वाला कंपाउंड ऑर्गेनिक में जब नोमेनक्लेचर चल रहा था तो बताया गया था, याद है आपको? ये दोनों इसका कॉमन नाम है, आईयूपीएसी नाम लिखेंगे तो क्या नाम होगा? 2 कार्बन का चेन 1 2, इसका नाम होगा ये इथेन 1 2 डायोल। यहाँ पर 3 कार्बन का पेरेंट चेन 1 2 3, नाम होगा प्रोपेन 1 2 3 ट्रायोल। ट्राइहाइड ट्राइहाइड्रोक्सी अल्कोहल है ये, और ये डाइहाइड्रोक्सी अल्कोहल। ये सब बताया गया था, लेकिन पढ़वे करते हैं इतना ना, ज़्यादा आपकी क्या बोले, ज़्यादा पढ़ लेते हैं आपको पचवे नहीं करता। देखिए इधर, फिर से नोट, कहाँ किताब को भी बंद कहाँ कर रहा है? डेल तो इधर देखो तो, क्या वो चोचिया कह रहे हैं? इधर देखिए, डेल्टा टी बी बराबर होता है के बी इंटू एम, आया ना? इसको हम लोग क्या लिखते हैं, टी बी माइनस टी नॉट बी बराबर के बी इंटू, इसी को हम लोग लिख सकते हैं टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम प्लस टी नॉट बी, आया ना? के बी एक कांस्टेंट टर्म है, टी नॉट बी एक कांस्टेंट टर्म है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट कांस्टेंट होता है, के बी एक कांस्टेंट होता है। सॉल्यूशन की मोललिटी बदलने की चीज होती है, आप लगातार सॉल्यूट का अमाउंट बदलते रहेंगे तो मोललिटी बदलता रहेगा। मोललिटी बदलेगा तो किसका मान बदलता रहेगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन टीवी का। इसका सीधा मतलब है कि एम और टीबी वेरिएबल है, केबी और टी नॉट बी कॉन्स्टेंट है। तो ऐसी स्थिति में ये देखिए तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी को फॉलो कर रहा है कि नहीं? यह एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, जो ओरिजिन से पास नहीं करेगा, उसका कुछ ना कुछ y इंटरसेप्ट होगा, क्योंकि प्लस सी आ रहा है। यदि हम इसके ग्राफ पर बात करें तो ये हम एक्स एक्सिस खींचते हैं, ये वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस, बताइए एक्स से किसका कंपैरिजन हुआ, एक्स एक्सिस से मोललिटी का। तो यहाँ पर हम नीचे में क्या रख रहे हैं, मोललिटी। और वाई एक्सिस पर किसका कंपैरिजन किए, टीवी। टीवी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, यानी आप इस एक्सिस पर किसको रख रहे हैं, बॉइलिंग पॉइंट को। अब वो सॉल्यूशन का हो सकता है या सॉल्वेंट का हो सकता है। अब देखिए यहाँ ग्राफ कहाँ से पास करेगा, उसका कुछ ना कुछ वाई इंटरसेप्ट होगा ना। मान लीजिए ये वाई इंटरसेप्ट है ये, और यहाँ से पॉजिटिव स्लोप है या नेगेटिव स्लोप, y इक्वल टू प्लस एम एक्स, पॉजिटिव स्लोप है, तो ये ग्राफ कहाँ भागेगा, ऊपर के डायरेक्शन में। बताइए यही ना ग्राफ आएगा।
अब यहाँ से यदि हम एक इमेजिनरी लाइन खींच दें पैरेलल लाइन एक्स एक्सिस के, तो यहाँ पर थीटा मिलेगा एंगल, यही ना टेन थीटा क्या कहलाएगा, स्लोप। और यही स्लोप ना इस बार पॉजिटिव प्लस एम है, और यही प्लस एम किसके साथ इक्वेट हुआ है, ए बी के साथ। यानी इस ग्राफ का जो स्लोप है वही क्या है, ए बी। क्लियर है ये। अब एक और चीज देखिए यहाँ, इस पॉइंट पर बताइए मोललिटी का मान कितना, 0। इस पॉइंट पर मोललिटी 0 है, फिर भी ग्राफ पर कुछ ना कुछ वैल्यू दे रहा है। देख रहे हैं 0 मोललिटी पर बॉइलिंग पॉइंट कितना है, यहाँ पर है। बताइए 0 मोललिटी पर बॉइलिंग पॉइंट है, इसका क्या मतलब, यदि किसी सॉल्यूशन का मोललिटी 0 है, इसका मतलब है कि पानी में कुछ अभी मिलाया गया नहीं है, वो प्योर सॉल्वेंट है। और यदि वो प्योर सॉल्वेंट है, तो प्योर सॉल्वेंट का तो कुछ ना कुछ बॉइलिंग पॉइंट होगा ना जी। तो प्योर सॉल्वेंट का जो कुछ ना कुछ बॉइलिंग पॉइंट होगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टी नॉट बी। और यही टी नॉट बी ना, आप याद करो यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू ही ना सी कहलाता था। अब जैसे जैसे इसमें आप नमक या चीनी या ग्लूकोज कुछ भी मिलाते जाएंगे, जैसे जैसे इसमें ग्लूकोज मिलाते जाएंगे, इसकी मोललिटी बढ़ती चली जाएगी। मोललिटी जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता चला जाएगा। बताइए ये क्या, ये बढ़ते हुए मोललिटी बढ़ रहा है तो बढ़ते हुए बॉइलिंग पॉइंट को दिखा रहा है कि नहीं। तो बताइए यहाँ ये वाला पॉइंट हो गया बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और इसके ऊपर वाला जो भी पॉइंट हो गया वो हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। अब जिस मोललिटी पर आप, जैसे इस मोललिटी पर आप निकालना चाहते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, तो ये आया। इस मोललिटी पर निकालना चाहते हैं तो ये आया। इस तरह से आप निकाल लेंगे। आई बात समझ में। इसको आप उतार लीजिए, और मोललिटी इसी टाइप का काम आप डेल्टा टी एफ के लिए खुद से करके आएंगे कल घर से। पूरा ग्राफ आपको खींच के लाना है। नेक्स्ट सुनिए, सोमवार को क्लास ये खत्म हो गया है। अब सोमवार को क्लास लाइव नहीं रहेगा, रिकॉर्डेड लेक्चर भी आपको नहीं मिलेगा, क्लास ही आपको करना पड़ेगा। दूसरी चीज, 3 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी खत्म हो चुका है, चौथा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑस्मोटिक प्रेशर स्टार्ट होगा, जो एक डिफरेंट चीज है। होमवर्क आपको यहाँ से ये है कि आप डेल्टा टी एफ बराबर होता है ना के एफ इंटू एम, आप इसके लिए एग्जैक्ट यही काम करके आएंगे। खाली वहां देखना, वहां पर तुमको इक्वेशन मिलेगा y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी। आप करके आइएगा अगला दिन, बस 2 मिनट हमको लगेगा, हम इसको बता देंगे। भी इसको उतार लीजिए, अगला दिन 2 मिनट में हम उसको समझा देंगे, फिर आगे बढ़ जाए। और समझा कौन चीज देंगे, यहाँ समझा हुआ है, देख लो बढ़िया से। या नहीं, देखो इधर उतारो, यहाँ से भी वही चीज लिखा हुआ है, उतार सकते हो। कौन चीज उतारे ले, कौन चीज उतार रहा था, जो उतार रहा था वही उतारेगा कि इधर है, जो वहां लिखा हुआ था ना वो इधर है, और जो घर से बनाने दिया गया था वो ये। अच्छा छोड़ो, लो उतारो यहाँ से। अब तो तुम लोग फंडिसबाजी कर लेगा। अरे हम सब समझ रहे हैं, जो घर से बनाने दी यूट्यूब खोलेगा वहां से देख के उतार लेगा, छाप के आ जाएगा। इसीलिए तो व्यवस्था दिए हैं तुमको। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आइए कल पहले न्यूमेरिकल के लिए, और परसों से नया टॉपिक स्टार्ट होगा।